तो फटाफट से आप समझेंगे घोषणात्मक ज्ञान क्या है। अगर आप चाहें मैं आपकी मदद करूं, स्कैप फोल्डिंग दूं, तो मैं यहां पे लिख देती हूं घोषणात्मक का मतलब है डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है। दूसरा इसका उल्टा जो होता है वो होता है प्रोसीजरल नॉलेज, प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक। तो अगर हम देखें किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना, यानी कैसे प्रोनाउंस करना है। देखिए जब भी बात कैसे की आ जाए ना, इन दोनों में अंतर करने का यही तरीका है। जब कैसे की बात आए, एक फंक्शन करने की बात आए, तो वो प्रोसीजरल नॉलेज है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है, ना कि डिक्लेरेटिव। प्रोसीजरल नॉलेज है कि आपको प्रोसीजर पता है कि उसको एक्चुअल में यूज या प्रोनाउंस कैसे करते हैं। व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, ये आपको कैसे नहीं क्या पता है, व्हाट पे ध्यान है, क्या जानते हैं, मतलब डिक्लेरेटिव नॉलेज। वाई अगर आ जाए तो, या हाउ आ जाए तो प्रोसीजरल नॉलेज। बात सही है कि नहीं है, अभी समझेंगे, डोंट वरी, ठीक। अगर हम देखें व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना, अब ये कैसे है कि आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली जब यूज कर रहे हैं नॉलेज को, तो वो प्रोसीजरल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है। जब आप त्रुटि फाइंड आउट कर रहे हैं यानी एरर ढूंढ रहे हैं, तो ये आप एक्चुअल में यूज कर रहे हैं जो आपने सीखा था, जो नियम आपने सीखे थे। लेकिन सिर्फ नियमों को सीखना या जानना ये घोषणात्मक ज्ञान है। डिक्लेरेटिव नॉलेज है कि आपको डेफिनेशन पता है, उस चीज की थियोरी पता है, बट एक्चुअल प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो प्रोसीजरल नॉलेज में आएगा। कि स्विमिंग ऐसे करते हैं, 4 स्टेप पता है आपको, एक्चुअल में कभी स्विमिंग नहीं की, तो आपको डिक्लेरेटिव नॉलेज, आपके पास घोषणात्मक ज्ञान है कि साइकिल ऐसे चलाते हैं, साइकिल चलाना आता है या कैसे चलाते हैं, तो आपके पास प्रोसीजरल नॉलेज, आपको प्रोसीजर पता है स्टेप बाय स्टेप। एरर अगर ढूंढ पा रहे हैं तो प्रोसीजरल है, समझ पा रहे हो। किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना, कैसे तो बात ही प्रोसीजरल या प्रक्रियात्मक ज्ञान पे आती है। जब थियरी पता है, एक्चुअल उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं पता, तो ये घोषणात्मक ज्ञान है कि व्याकरणिक तत्वों के बारे में जान रहे हैं, ग्रामेटिकल एलिमेंट्स के बारे में जान रहे हैं, उनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, वो प्रोसीजरल में आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। सिर्फ 47% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं, वो भी इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। इतने एक सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। कुछ कोई तो किसी का मन है कुछ पूछने का। मैम, आई एम आतिफ, I have completed DLED. My graduation exams are over, but the result is still awaited. Can I appear for CTET paper 2 and it will be valid? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आतिफ, बट बहुत कम जगहों पे आप यूज कर पाएंगे इसको, क्योंकि कम ही जगहों पे ये मौका मिल पाता है कि DLED प्लस ये जो आपका ग्रेजुएशन की आप बात करो, बट आप पेपर तो दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट आया नहीं आया, वो CTET के केस में सब ओके है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए यानी लैंग्वेज लर्निंग के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है। सब अपना अपना जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। देखना ड्रिल लिखा है यानी बार बार प्रैक्टिस की बात हो रही है, और भाषा के औपचारिक गुणधर्म यानी फॉर्मली जो वाक्य या शब्द यूज होते हैं, शब्दांश यूज होते हैं, उनका बार बार उसमें मास्टरी हासिल करना। ये बात, ये देखो कम्युनिकेशन की जब भी बात आएगी ना, ये जो आप लगे पड़े सेकंड ऑप्शन सही बनाने पे, ये है नहीं। 56% लोग कह रहे हैं संप्रेषणात्मक भाषा अधिगम, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये जो कम्युनिकेशन के माध्यम से जब आप भाषा को सिखाएंगे ना, कभी भी ड्रिल शब्द यूज नहीं होगा, लिख लीजिएगा कहीं। कम्युनिकेशन में आमतौर पे एक रियल लाइफ कम्युनिकेशन होती है कि बच्चे संवाद कर रहे हैं, अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं, या जो भाषा सीख रहे हैं उसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, रियल लाइफ कम्युनिकेशन हो रही है। ये ड्रिल शब्द यूज नहीं होगा। ड्रिल और प्रैक्टिस हमेशा व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य में ले जाता है आपको, है ना, कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, थोड़ा रेक्टिफिकेशन की तरफ जाता है। तो एक मेथड है जो उसको पूरी तरह सपोर्ट करता है, वो है आपका ऑडियो लिंगुअलिज्म, श्रव्य भाषावाद। ऑडियो लिंगुअलिज्म, ये आर्मी मेथड भी इसको बोलते हैं, एज फार एज आई रिमेंबर, कि इसमें इसको यूज करते हैं। ये व्यवहारवादी व्यू पॉइंट है कि आपको इतनी बार सेम चीज रटवाई गई है, कि बार बार बोली गई है, कि अब आप वही 4 शब्द रिपीट कर लेते हैं। मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैम, इतनी बार करा दिया रिपीट, कि अब आपकी वो जो संरचना है वो आपकी सही है। हो सकता है मीनिंग बहुत लोगों को पता भी ना हो, बट वो ऐसे कई सारे वाक्य रटे हुए हैं, ये कह लीजिए, इतनी बार उनकी ड्रिल और प्रैक्टिस हुई है, इतना फॉर्मली उनको बार बार याद कराया गया है कि आपको वो 4 शब्द आते हैं, है ना। एक गार्ड हो सकता है कोई किसी बिल्डिंग में, जहां लोग शायद किसी और कंट्री में है मान लो, और वहां लोग वहीं की भाषा बोलते हैं, जापानीज। इंडियन व्यक्ति है कोई, जापान चला गया, एक गार्ड का काम कर रहा है मान लेते हैं। अब बार बार लोग आते हैं, जो वहां के 4-5 शब्द होंगे या कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगी, वो पिक कर लेगा विद टाइम, क्योंकि वो इतनी बार रिपीट हुए हैं। सुन करके बार बार आप उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये ऑडियोलिंगुअल मेथड है, श्रव्य भाषावाद है। तो ये तो जो है
यही सही है यहाँ पे, क्योंकि ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म, वैसे हम इसको बहुत अच्छा चाइल्ड सेंटर्ड नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पे एज इट इज फॉर्म आप याद रख पाएंगे क्योंकि आपने इतनी बार वो चीज सुनी है। व्याकरण अनुवाद विधि में तो आपको ग्रामर ट्रांसलेशन, जीटी मेथड बोलते हैं, ओल्डेस्ट मेथड भी बोल देते हैं कई लोग इसको, ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, कि आपको ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में, आप जैसे इंग्लिश के रूल्स आप सीख रहे हैं हिंदी में याद कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट करके, है ना। कुल इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी रीडिंग राइटिंग तो अच्छी हो जाती है, लिसनिंग स्पीकिंग उतना काम नहीं आ पाती, है ना। इट्स लाइक के जो यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका ग्रामर तो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन वो जो आपकी स्पोकन लैंग्वेज है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज हुआ होना चाहिए कि उस भाषा का प्रयोग बोल करके बहुत किया गया है या कम्युनिकेशन में किया गया है। कुल भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर बोलते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी एक मछली थी, इतना बड़ा हाथी था, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करते हुए नजर आ जाएगा टीचर। जब भी टीपीआर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होगा कि जो टीचर एक्शन कर रही है उसके पीछे ही बच्चे रिपीट कर रहे हैं सेम फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, समझ रहे हो। तो ये एक बात है, तो ये टीपीआर का क्वेश्चन नहीं है, ये श्रव्य भाषावाद का है, संप्रेषणात्मक का इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है, बार बार ड्रिल प्रैक्टिस की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। क्लियर है बात। ये क्वेश्चन, ये सेशन 2 बार देख लेना चाहे, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, जैसी आपकी हरकतें मुझे दिख रहा है पोल में, तो कृपा करके इसी सेशन को 2 बार देख लेना, बजाय कि आप 50 नए क्वेश्चन करें। मतलब जितना एक्स्ट्रा कर लो वो तो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी आप गड़बड़ कर देंगे, आप रट्टाफिकेशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। टुडे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं है निकिता, क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गड़बड़ हो रखी है, क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वह प्रवाह यानी फ्लुएंसी के साथ 4 भाषाएं बोलता है, और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी में बोलता है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। जो चौथी भाषा थी मराठी वो वहां नहीं आती है, तो वो स्कूल में मराठी नहीं यूज कर रहा, बाकी तीनों जो कन्नड़ है, हिंदी है और अंग्रेजी है वो यूज कर ले रहा है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा, बताइएगा आप। अभी मैंने आपको ये डिस्कस कराया था थोड़ी देर पहले, और मैंने कहा था कि एक सवाल और आएगा इस तरह का, तो आप ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। याद करो, 64% लोग फाइनली आप सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत सुकून, बड़ा अच्छा लगा। आज के तो आप, हमने कितने 13 सवाल किए, 1-2 ही क्वेश्चन आप लोगों ने मेजोरिटी ने सही दिया, नहीं तो सब गलत दे रहे हैं। अब ये मत कहना ऐसे पानी क्यों गिर रहे हो, मैनर्स नहीं है क्या, पी लेने दो यार, बहुत मजदूरी हो गई दिन भर। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, 68% लोग कह रहे हैं, देखते हैं। कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम, बच्चे का नाम एलम है, वो हो सकता है केरला से ही होगा, जैसा नाम से पता लग रहा है, कन्नड़ भी आती है उसको। तो ये 4 भाषाएं वो जानता है, कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी। 3 भाषाएं स्कूल में यूज करता है प्रवाह के साथ, 4 भाषाएं बोल लेता है फ्लुएंसी में। तो घर वालों से जिस में मन करे उसमें फ्लुएंटली वो यूज कर लेता है उस भाषा को। स्कूल में 3 भाषाएं यूज करता है, क्योंकि स्कूल वालों को 3 भाषाएं समझ आ रही हैं, यानी स्कूल वाले मतलब उसके दोस्त और उसके टीचर्स को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे, ये सिचुएशन जो है ये परभाषिक यानी ट्रांसलिंगुअलिज्म है, ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी है बच्चे की, कि एक से दूसरी भाषा में वो ट्रांस यानी स्विच कर जाता है, या फिर हम कहें कि वो यूज कर लेता है। स्विच हम इसलिए नहीं वर्ड यूज कर रहे क्योंकि देखो, एक होता है आपका कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग, या कोड स्विचिंग है कि जब आप हिंदी बोल रहे थे आप इंग्लिश में चले गए, स्विच कर दिया आपने पूरी लैंग्वेज को ही। कोड मिक्सिंग है जब आपने कुछ शब्द जैसे हिंदी और इंग्लिश के शब्दों को मिलाकर के आप बोल रहे हैं, तो कोड, 2 भाषाओं के कोड को मिक्स कर दिया। यहां पे दोनों में से कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको कोड स्विचिंग जैसा नजर आएगा, बट यहां पे ऐसा नहीं कि कोड स्विचिंग हम जनरली तब यूज करते हैं जब एक भाषा को समझने में सामने वाले को दिक्कत हो रही, तो हम उसी चीज को ट्रांसलेट करके कह दे रहे हैं कि इंग्लिश में बोली आपने सेम बात, अब हिंदी में बोल दी ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। तो वो थोड़ा सेंटेंस बाय सेंटेंस चलती है, पूरी कम्युनिकेशन में उसको इतना यूज नहीं करते कि मतलब आप फ्लुएंटली उसको यूज कर रहे हैं किसी एक ही भाषा को। जो यहाँ पे बात हो रही है कि 4 भाषाएं फ्लुएंटली यूज हो रही हैं, ऐसा नहीं बार बार स्विच किया जा रहा है। अगर वो कन्नड़ में बात कर रहा है तो कन्नड़ में ही बात कर रहा है, मन किया हिंदी में बात करने का तो हिंदी में ही बात कर रहा है, तो फ्लुएंटली बात कर रहा है, बार बार स्विच नहीं, ऐसा नहीं हो रहा कि एक सेंटेंस कन्नड़ में बोल रहा है फिर दूसरा बोलेगा, तो तब तो कोड स्विचिंग हो जाता। कोड स्विचिंग हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है ना, तो वो एक चीज है। कोड से आगे जाना, कोड मूविंग, जिसको स्विचिंग ही कह देते हैं दूसरी भाषा में, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है ट्रांसलिंगुअल योग्यता है बच्चे की। अंतरभाषा में तो अंतरभाषा एक तरह की या इंटरलिंगुअल, देखिए ध्यान से समझना है इसको। ट्रांसलिंगुअल हो गया, मल्टीपल भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटर लैंग्वेज, ये जो आपकी वो होती है ना बहुभाषिता, मल्टीलिंगुअलिज्म, उसी को फैसिलिटेट करता है ट्रांसलिंगुअलिज्म जो है। इंटर लैंग्वेजिंग या इंटर लैंग्वेज अंतरभाषा जो है, ये जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो आप बीच में ना कुछ शब्द अपने ही बना लेते हैं
अपनी एक ग्रामर बना लेते हैं जिसमें थोड़ी बहुत गलती भी होती है, तो ये ट्रांजिशन फेज है अंतर्भाषा कि बच्चा जो है गो को गोड कई बार यूज कर लेता है, ओवर जनरलाइजेशन भी कर रहा है, अपने कुछ नियम बना रहे हैं क्योंकि अभी वो एक भाषा से दूसरी भाषा सीख रहा है। तो जो पहली भाषा उसको आती है उसकी कुछ चीजें और दूसरी भाषा की कुछ चीजें मिक्स करके वो तीसरी ही कोई भाषा इस्तेमाल कर ले रहा है जरूरत पड़ने पे, वो अंतर्भाषा है। चलिए खैर पहला ऑप्शन यहां सही है, परभाषिक ट्रांसलिंगुअल योग्यता। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कहता है। ये बंद कर लेना अगर चल रहा हो बहुत, और दोनों यार कम से कम खुद भी सोचना चाहिए। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सही है, फटाक से आपको बताना है। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। नाइन्टी % लोग सी दे रहे हैं, चलो ठीक है, ये तो आप जवाब सही दे दोगे। सहजात भाषा या प्रथम भाषा, यानी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग आपकी, तो सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम के अवरोध डालता है, यानी जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बैरियर बन रही है आपकी सेकंड लैंग्वेज में। ये बैरियर वाला ऑप्शन पहले पुराने जमाने में लोग मानते थे, आज के समय में हम बैरियर नहीं मानते। अगर दूसरी भाषा आपको एक भाषा आती है और आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं, तो जो पहली भाषा है या मदर टंग है आपकी, वो हेल्पफुल होनी चाहिए दूसरी भाषा सीखने में, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप सिमिलर होती हैं या आप कॉमन तरीके से समझ लेते हैं, हेल्प कर देती है आपको पहली भाषा अगर आती है तो, ठीक है ना। सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं कह सकते, हमको इम्पैक्ट ही नहीं है कोई। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, ये बात एकदम सही है। थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, ठीक है ना। प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा अधिगम दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं, ये नहीं कह सकते भाई, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी होगा। एक भाषा से दूसरी भाषा में जो पहले से आता है ज्ञान, जो नया सीख रहे हो वो हेल्प करेगा। सहजात, ये ओल्ड नॉलेज वाली बात हो गई, प्रीवियस नॉलेज हेल्प कर रही है। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग, आपको हिंदी आती है और आप इंग्लिश सीखेंगे तो हिंदी हेल्प करेगी इंग्लिश सीखने में, तभी आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, कई बार वर्ड मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में याद कर लेते हैं, तो वो हेल्प करेगी। हमेशा आपको यही मानना है कि पहली भाषा जब आप सीख रहे हैं, दूसरी भाषा अगर आप सीख रहे हैं, पहली भाषा आपको आती है, तो ये रिसोर्स संसाधन के रूप में काम करेगी, ना कि बैरियर के रूप में, रुकावट के रूप में, अवरोध के रूप में नहीं, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहां एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है, यानी विषय मतलब कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, उसके प्रति समझ बने आपकी इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली, तो विषय के विपरीत यानी इस टॉपिक के ऑपोजिट जो व्यू पॉइंट है, पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे परिचित करवाया जाएगा आपको। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है। जब आप जो टॉपिक है या जो बात आपको कही जा रही है उसका ऑपोजिट व्यू पॉइंट भी देखने का आपको मौका मिल रहा है या दिखाया जा रहा है, तो ये क्या, किस चीज का विकास आपके अंदर कराने की कोशिश हो रही है। 48% लोग सही जवाब दे रहे नहीं है। विश्लेषण करने को थोड़ी कहा गया है मित्र, गलत जवाब क्यों देते हो, इतनी जल्दी क्या है कि पहला ऑप्शन देखा और वहीं लेट गए, बिखर गए एकदम, है ना, गिव अप कर दिया कि यही है जो है, कि सही दे रहा है जवाब। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। प्लीज टेल माय नेम, ये भी कोई बात है, नाम तो यार पेपर में अच्छे नंबर लाओ, अपने आप आके इंटरव्यू देना, फिर नाम आएगा। फर्स्ट टाइम एग्जाम दूंगी, आपके वीडियोस देख रही हूँ तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट श्रेया। चलो 125-130 नंबर लेके आओ, तो 130 प्लस कम से कम। इस बार टाइम कम मिला है तो मैं छोटा टारगेट दे रही हूँ आपको, फिर मिलेंगे इंटरव्यू में। समालोचनात्मक साक्षरता, बिल्कुल सही बात है। 43% लोग अब सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट हटा ही दिया है ऑप्शन से। देखो एनालिसिस तब होता है जब आपको दो चीजों के बीच में दो सिचुएशन है, फिर आपको एनालाइज करना है कहाँ कमी रह गई है ना, क्या अंतर है, वो थोड़ा सा देखने में लग सकता है, नेचुरल है कि पहली बार में ऐसा ही लगेगा, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था, देखिए प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रोसीजर, कोई एक्टिविटी कराई जा रही है, तो इसलिए तो इसको हम नहीं कहेंगे। समालोचनात्मक साक्षरता है यानी क्रिटिकल लिटरेसी की बात हो रही है, ये बात एकदम सही है। साक्षरता विकास यानी सिर्फ लिटरेसी सिखा रहे हैं, पढ़ना लिखना साक्षर बना रहे हैं, वो बात भी यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन ही एक बचता है।
फिर भी पढ़ लेते हैं दोबारा से क्वेश्चन और समझते हैं। यहां एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाएगा। यानी टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाएं, इसके लिए आपको बाकी पॉइंट ऑफ व्यू या उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है उसको समझाया जाएगा। फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, ओपिनियन क्या है, अलग अलग पहलुओं से आप किसी चीज को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एनालिसिस लग सकता है, लेकिन ये अपने आप में एक जो टर्म है वो है साक्षरता यानी लिटरेसी। तो आप कैसे बन रहे हैं, क्रिटिकली लिटरेट हो रहे हैं, आप हर पहलू को देख पा रहे हैं, जस्ट मान नहीं ले रहे हैं अफवाहों को कि किसी ने कहा अच्छा 2000 के चिप में 2000 के नोट में चिप है तो आपने मान लिया। उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस होगा, अलग अलग पहलू से उसको देखोगे, उसमें फैक्ट क्या है, उसमें ओपिनियन क्या है, क्या इसका ऑपोजिट व्यू हो सकता है जो कहा जा रहा है उसका अगर हम ऑपोजिट सोच के देखें, दूसरी एक जगह पे खुद को रख के देखें, तो ये सारी जो स्किल्स लगेंगी वो ओवरऑल आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल लिटरेसी पैदा करेंगी। सिर्फ विश्लेषण नहीं, विश्लेषण इसमें आ जाएगा, लेकिन सिर्फ विश्लेषण इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दो चीजों के बीच में अगर विश्लेषण पूछता भी तो सिर्फ अंतर की बात करता। ठीक है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारे पास बेटर ऑप्शन है, वो आपको बस उलझाने के लिए दिखाया गया है। तो एनालिसिस ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता, क्रिटिकल थिंकिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। इसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कह देते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, विस्तृत पठन या एक्सटेंसिव रीडिंग। एक होती है इंटेंसिव रीडिंग, एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, इंग्लिश वालों को बता दें। ठीक है जी। सराहना बोध के लिए पठन, यानी आप सराहा रहे हैं, प्रेज के लिए कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है बढ़िया कि भाई क्या नॉवल लिखा है, क्या भाषा का इस्तेमाल किया है, वाह वाह वाह, कैसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक, तो ये क्या है, सराहना बोध के लिए पठन। तो ये तो विस्तृत पठन का उदाहरण है। हमसे पूछा क्या है, नहीं है, कौन सा एग्जाम्पल, नहीं है। अब आप सही जवाब देने पे आ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो नहीं है, ये तो है एग्जाम्पल, हमको तो नॉट चाहिए। बहिर्वेशन या एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, हाँ इसमें भी आप चिंतन मनन के लिए, अपनी समझ के लिए आप पढ़ रहे हैं, अपने मजे के लिए, है ना, चिंतन प्रक्रिया के लिए, यस ये है एक्सटेंसिव। व्याकरण अधिगम के लिए पठन, देखिए एक्सटेंसिव या विस्तृत पठन में हम व्याकरण अधिगम यानी सिर्फ अगर आप ग्रामर की नॉलेज के लिए, ग्रामर को समझने के लिए, उसके रूल्स को समझने के लिए पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटेंसिव का पार्ट हो जाएगा कि जब आप एकेडमिक किताबें पढ़ रहे होते हैं। एक्सटेंसिव में जनरली आप अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, प्लेजर के लिए ये सब पढ़ते हैं आप, आनंद के लिए पठन एक्सटेंसिव है ये रीडिंग। ठीक है, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव का भी आपको, विस्तृत पठन का भी आपको बता दिया है कि विस्तृत में आप, ये सुनने में लगता है कि नहीं विस्तृत मतलब अगर क्लासरूम से रिलेटेड पढ़ाई हो रही है, एकेडमिक्स की ज्यादातर बात हो रही है तो वो इंटेंसिव में जनरली चला जाता है। एक्सटेंसिव में आप प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, आपको छुट्टियों में टीचर ने कह दिया ये किताब पढ़ लेना, ये स्टोरी बुक पढ़ लेना, वो सब विस्तृत पठन या एक्सटेंसिव का ही पार्ट है। चिंतन के लिए पढ़ लेना, तो ये बहिर्वेशन, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अपने मजे के लिए, तो ये बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन की पार्ट है। लेकिन वही न्यूज़पेपर जब आप पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। एनीवे, तो ये थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी सौम्या अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई चली जाती है। यानी ऐसा होता है कई बार बच्चों के माता पिता का ट्रांसफर होता है उनकी जॉब में, तो बच्चे भी स्कूल चेंज करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। अब आर्मी पर्सनल के जो बच्चे हैं, या जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स हैं उनके बच्चे हैं, या ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो सेंट्रली जिनमें ट्रांसफर होता रहता है, तो वहां साथ साथ उनके बच्चे भी ट्रांसफर उनका होता है। तो अब ये बच्ची पंजाब में थी अब तक, इसके पिताजी का ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ, तो ये तमिलनाडु के मदुरई चली जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, क्योंकि अब तक वो जो बड़ी हुई थी किस माहौल में हुई थी श्रेया, पंजाबी में थी, यानी पंजाब में थी कि जालंधर से गई है, तो वहां पे वो उसकी मातृभाषा थी, फर्स्ट लैंग्वेज है, कक्षा 6 में है, तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि कक्षा 6 तक पंजाब में ही थी। तो वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, और विद्यालय में द्वितीय भाषा के कारण यानी मदर टंग के रूप में पंजाबी को, और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी भाषा भी जानती है, टारगेट लैंग्वेज। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से अब तमिल बोलना भी सीख लिया है, आसपास माहौल मिला उसको, मदुरई गई तो तमिल भाषा भी सीख ली उसने, और पढ़ना भी सीख लिया है पड़ोसियों की मदद से। ध्यान दीजिएगा, पढ़ना सीखा है बट पड़ोसियों की मदद से, स्कूल में टेक्स्ट बुक, नियम, कायदे कानून से नहीं, पड़ोसियों की मदद से। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब इसमें आप लोग फर्स्ट ऑप्शन 65% लोग दे रहे हैं, देखते हैं। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है, हाँ बात तो सही है, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन का उदाहरण है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन का उदाहरण है, एक्वायर की है। और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, हाँ क्योंकि वो सेकंड लैंग्वेज है ना, तो स्कूल में सीखी है, टारगेट लैंग्वेज है। तमिल जो है पड़ोसियों से सीख ली, स्कूल में नहीं सीखी, और पंजाबी भी माहौल से सीख ली। तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी तथा पंजाबी अधिगम के अंदर आएगा। नहीं, पंजाबी अधिगम में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो मदर टंग है, और मदर टंग अधिगम यानी लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती, आप अर्जित कर लेते हो मदर टंग को। देखो अधिगम और अर्जन में
भाषा अधिगम और अर्जन, अधिगम मतलब लैंग्वेज लर्निंग, अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन या अधिग्रहण जिसको कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन या अर्जन ऐसा है आपको विरासत में मिली है कोई भाषा, माहौल है, आप सीख गए। इसमें किताब की, व्याकरण की, यानी आपको कोई ग्रामर की या फिर टीचर की प्रॉपर सिस्टम की जरूरत नहीं होती। जो आपकी मदर टंग, जनरली आप अपनी मातृभाषा को, नेटिव लैंग्वेज को, रीजनल लैंग्वेज को ऐसे ही सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, उसके लिए लर्निंग नहीं करते। लर्निंग में आपका एफर्ट, प्रैक्टिस, नियम, कायदे, कानून, किताब, कॉपी, ये सब लगता है, टीचर लगेगा। तो मुख्य रूप से दोनों के बीच में क्या अंतर है? वातावरण का। अगर वातावरण मिला तो वही भाषा आप अर्जित कर लेंगे, एक से कई भाषाएं, मल्टीपल लैंग्वेजेस आप एक्वायर कर सकते हैं। और अगर नहीं मिला है माहौल अर्जन करने का, तो फिर आपको सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज, जिसको लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, जो यहाँ इंग्लिश के केस में हुआ है। सभी तीनों भाषाएं नहीं आ सकती भाई अर्जन में, यही तो गलती है, तमिल भाषा के अंतर्गत उल्टा बोला हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो यहाँ आप लोगों का जो तुक्का है वो सही बैठ गया है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से प्रेम बहुत है लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये जमानों से आने वाला प्रश्न है, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज ट्वीक होती है, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है कि एक शिक्षार्थी है जो किसी विशिष्ट जानकारी, यानी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा क्यू आपको हिंट दिया है मैंने, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है जिसको प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, यानी न्यूज़पेपर उठा के कोई स्पेसिफिक न्यूज़ है या कुछ स्पेसिफिक उसको देखना है, तो वो ढूंढ रही है कि यार ये वाला है ना, वो मैट्रिमोनियल पेज ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है व्यक्ति, वॉटेवर। या आप एक पर्टिकुलर, कोई आपने देखा कि कल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो आज ये न्यूज़पेपर में आया होगा, तो आप पर्टिकुलरली उसी पेज पे जाके वही वाली न्यूज़ पढ़ रहे हो। स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए पढ़ना क्या कहलाता है? बारीकी से पठन या स्कैनिंग। क्या है ये? स्कैनिंग। वहीं अगर सरसरी तौर पे पढ़ना होता, पूरा न्यूज़पेपर ऐसी समराइज करने के लिए, कोई स्पेसिफिक डिटेल के लिए नहीं जाती, नॉर्मल न्यूज़पेपर ऐसी सरसरी निगाह से पलटते हुए जा रही है, मेन उसको देखते हुए, जो शिक्षार्थी है मेन न्यूज़ पे, हेडलाइंस पे ध्यान देते हुए, तो ये स्किमिंग हो जाती कि ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आज खबर में बात हुई है, चाहे आपने डिटेल में या कोई स्पेसिफिक डिटेल के लिए आपने ना पढ़ा हो। इट्स लाइक जब आप डिक्शनरी में कोई स्पेसिफिक मीनिंग ढूंढ रहे हैं, तो वो स्कैनिंग है, बारीकी से पठन है। विशिष्ट जानकारी तो आप ध्यान से उसी की तरफ जाते हैं। सरसरी तौर पे पढ़ना, किसी चीज की समरी बताना, है ना, जब आप न्यूज़पेपर की जस्ट हेडलाइंस देख ले रहे हैं, या आपने एक, जैसे आपका पेपर में आता है ना पैसेज, पैराग्राफ, गद्य पद्य, वो आपको पढ़ के कहा गया कि इसका टाइटल दो, तो आप सरसरी निगाह से पढ़ते हैं टाइटल या समराइज करने के लिए, स्किमिंग कहेंगे उसको, समझ रहे हैं। तो समालोचनात्मक चिंतन क्या है? समालोचनात्मक चिंतन में तो क्रिटिकल थिंकिंग, हर पहलू से सोचना लगेगा, वो तो यहाँ पे हुआ ही नहीं है। अध्ययन कौशल, अगर कोई नोट्स वगैरह बनाने की बात हो रही होती तो हम इसके साथ चले भी जाते। तो ये जो है आपका बारीकी से पठन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। बात हो गई है खत्म, ठीक। 74% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अब अंतर्भाषिक पहचान क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का आपको जवाब देना है। हम प्रॉपर समय लेके क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अभी हमने सिर्फ 19 क्वेश्चन किए हैं, अभी हमें 50 करने हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, समय बेशक ज्यादा लग जाए। अंतर्भाषिक पहचान क्या है, फटाफट से बताओ। अंतर्भाषिक पहचान, फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं 66% लोग। अब आपने 4 पकड़ लिया फर्स्ट छोड़ के, देखते हैं। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, ठीक है। शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। देखिए, अंतर्भाषिक पहचान मतलब 2 लैंग्वेज के बीच में कोई आइडेंटिटी ढूंढने की बात हो रही है, तो ये असमानता पे तो फोकस नहीं करेंगे। शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है, ये कोई बैरियर के रूप में देखना, ये तो ये आपका अंतर्भाषिक पहचान या इंटरलिंग्वल आइडेंटिटी नहीं है। शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार या समावेशन है। देखिए, अंतर जहां आ जाता है ना शब्द का, तो यानी 2 भाषाओं की कुछ तो गड़बड़, मतलब कुछ तो उनके रिलेशन की बात हो रही होगी। तो ये जो इंटरलिंग्वल आइडेंटिटी है, यानी इसको, ये स्पेसिफिकली ही है, ये आप इसको चाहे आप याद कर लेना, ये टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है किसके लिए, शिक्षार्थी के कुछ निर्णय तो सहजात भाषा, यानी जो आपकी कुछ चीजें हैं वो कॉमन होती हैं आपकी, या कुछ रूल्स कॉमन होते हैं मदर टंग में, सहजात या मातृभाषा में,
और कुछ लक्ष्य भाषा में, यानी टारगेट लैंग्वेज, मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं और हिंदी आपकी मातृभाषा है, दोनों में कुछ चीजें समान होती हैं। जैसे अगर मैं कहूं, तो इसमें फर्स्ट जवाब सही है ना कि फोर्थ। 67% लोग गलत हो गए बेचारे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं कि मैं कहती हूं कि मैं स्कूल जाती हूं, मैं स्कूल जाती हूं, ठीक है। अब ये मेरी मदर टंग है, क्या, हिंदी, या सहजात भाषा है, मातृभाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, जो आपका मन करे। क्लियर है बात। फिर आते हैं हम, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, आई गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाती हूं, ठीक है। अब आप यहां देख रहे हैं कि कुछ चीजें कॉमन हैं। क्या कॉमन है कि भाई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो लगभग सेम ही है। गो का मतलब जाना होता है ना, मैं स्कूल जाती हूं, आई गो टू स्कूल। तो कुछ चीजें दो भाषाओं में कॉमन होती हैं, चाहे वो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में हो, और जिसकी बात आपके यूनिवर्सल ग्रामर में चॉम्स्की करते हैं, है ना, कि वो कह रहे हैं कुछ चीजें, कुछ पैटर्न सिमिलर होते हैं जो आपका ब्रेन बाय डिफॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको इंटरलिंगुअल आइडेंटिटी कहते हैं कि दो चीजें, कुछ चीजें कॉमन हैं दोनों ही भाषाओं में। तो ये अंतर्भाषिक पहचान है। और बात रही आपके फोर्थ ऑप्शन की कि शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार या समावेशन है, वो एबिलिटी बेस्ड ज्यादा है, यहां लैंग्वेज आइडेंटिटी की बात हो रही है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहां ज्यादा बेहतर है कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात हो रही है, अंतर्भाषिक पहचान, यानी अंतर का मतलब है इंटर, यानी दो भाषाओं के बीच में कुछ कॉमन चीजें हैं, ये आइडेंटिटी है आपकी, दोनों भाषाओं में आपको कुछ कुछ चीजें कॉमन मिल गई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कह रहा है, 20वां सवाल, फटाक से जवाब देंगे। अब मुझे लगता है इसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जानी चाहिए, क्योंकि एक बेस तो हमारा बिल्ड हो ही गया है इतनी देर में 20 सवाल करके। जो गलतियां आप पहले कर रहे थे वो आप नहीं कर रहे हैं। कुछ गलतियों में आपकी गलती नहीं है, क्योंकि वो ऐसे टेक्निकल शब्द हैं या कुछ डेफिनेशन टाइप हैं, जैसे अंतर्भाषिक पहचान ही हो गई, कि जो आपको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो याद रखना होगा। देखिएगा एक बार, फर्स्ट ऑप्शन 67% लोग कह रहे हैं, देखते हैं। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, यानी एक लैंग्वेज टीचर है, इंग्लिश में कोई स्टोरी सुना रही है और शिक्षार्थियों से कहती हैं कि उन्हें जो भी भाषा आती है, यानी बच्चों को जो भी भाषा आती है, इंग्लिश में बेशक टीचर ने कहानी सुनाई है, लेकिन बच्चों को कहा तुम्हें जो भी भाषा आती है, किसी को मलयालम आती होगी, किसी को गुजराती आती होगी, किसी को हिंदी आती होगी, किसी को इंग्लिश भी हो सकता है, इंग्लिश ही आती है तो वो इंग्लिश में सुना देगा, ठीक। उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, ग्रुप में, वो अपनी भाषा में उस कहानी को जो टीचर ने सुनाई अपने अपने ग्रुप में वो कहानी सुनानी है फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यह कहानी सुनाए, अपने ग्रुप में पहले अपनी भाषा में कहानी सुनाई, और फिर जो कक्षा की सामान्य भाषा यानी जो क्लासरूम की नॉर्मल लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है, जो इंग्लिश हो सकती है अगर उन्होंने इंग्लिश में समझाई है। तो इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा? ये क्या है? एक पेडागोजिकल टेक्निक है, पढ़ाने की एक टेक्निक है, पेडागोजिकल स्ट्रेटजी है, अगर मैं कहूं टीचिंग मेथोडोलॉजी है एक तरह की, ठीक। 67% लोग सही जवाब दे रहे हैं मेरे ख्याल में। तो ये देखिए, भाषा अर्जन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई फर्स्ट भाषा या लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हो, तो लैंग्वेज एक्विजिशन की बात होती तो दूसरी भाषा यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुभाषा शिक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं तो मल्टीलिंगुअल टीचिंग, इसको हम पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते, क्योंकि कई सारी भाषाओं का प्रयोग तो हो ही रहा है, लेकिन ये मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, इसको अचीव करने के लिए जो युक्ति लगती है उसको ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं, ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। बहुभाषिक नीति, ये कोई पॉलिसी की बात हुई थोड़ी हुई है कि कौन सी पॉलिसी है, तो इसलिए बहुभाषिक नीति नहीं होगी, है तो मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज। एग्जांपल ये मल्टीलिंगुअलिज्म का ही है, बहुभाषिता का ही है, क्योंकि कई भाषाएं यूज हो रही हैं। लेकिन इस मल्टीलिंगुअलिज्म के शिक्षण को अचीव करने के लिए जिस टेक्निक का, शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग हो रहा है, उसको परभाषा व्यवहार कहते हैं, यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। एक से दूसरी भाषा या मल्टीपल लैंग्वेजेस में फ्लुएंटली बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और उसको भाषा सीखने का मौका मिल रहा है, जो सिखाई जानी चाहिए, मतलब क्लासरूम के अकॉर्डिंग, ये जो भी डिमांड है उस सिचुएशन की। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही बनता है। क्वेश्चन